क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कह रहा है एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेयर 2,50,000। आप पहले लिख लो फॉर द ईयर कितना रिसीव्ड हुआ है 2,50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था जो 1/4/2019 को रिसीव हुआ है 50,000। और एक सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव्ड हुआ है 31 मार्च 2020 को 30,000 का। और क्वेश्चन में कह रहा है सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 2019-20 विल बी। तो पहले तो आप ये समझो 2019-20 का मतलब क्या होता है 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। मतलब 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 तक जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है वो निकालना है। अब ये जो 2,50,000 मिला है ना, ये 2,50,000 में तो करेंट ईयर का भी होगा, प्रीवियस ईयर का भी होगा और नेक्स्ट ईयर का भी होगा। कैसे मालूम? क्योंकि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग करेंट ईयर का ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं, प्रीवियस ईयर का भी करते हैं और नेक्स्ट ईयर का भी करते हैं, है ना। क्वेश्चन में बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था जो 1/4/2019 को मिला है कितना 50,000। अब बताओ ये 1/4/2019 को मिला है ना, इसका मतलब ईयर के बिगिनिंग में मिला है। तो इसका मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग था ये प्रीवियस ईयर का रहा होगा, यानी 2018-19 का रहा होगा और हमें निकालना है 2019-20 का। तो इसमें से क्या करेंगे हम 50,000 माइनस कर देंगे। अच्छा, एक एडवांस मिला है कब 31 मार्च 2020 को, यानी कि ईयर के एंड में। अब ईयर के एंड में एडवांस मिला है उसका मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन होगा ये नेक्स्ट ईयर का रहा होगा, है ना। तो 2019-20 के ईयर में तो आएगा नहीं है क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है। इसे भी क्या कर देंगे माइनस 30,000। समझ में आया क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है और हमें निकालना है सिर्फ 2019-20 का। नेक्स्ट ईयर मतलब ये 2020 और 21 का है और हमें निकालना है 2019-20 का। इसलिए हम क्या करेंगे तो आएगा 1,70,000। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1,70,000। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। At the time of admission of new partner, general reserve appearing in the old balance sheet is transferred to। बोल रहा है न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम ओल्ड बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व था, उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। अच्छा, मतलब जनरल रिजर्व इकट्ठा करे ओल्ड पार्टनर और उसमें शेयर मिले सबको। ऑल पार्टनर्स कैपिटल मतलब कि ऑल पार्टनर को भी मिलना चाहिए और नया पार्टनर को भी मिलना चाहिए। अब बताओ तुमने काम करके रखा है, तुमने रिजर्व इकट्ठा करके रखा है, ठीक है, और नया पार्टनर आ रहा है तो तुम लोग तो शेयर करोगे ही आपस में, है ना। तो नया पार्टनर जो आ रहा है क्या उसे भी हिस्सा दोगे? उसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो सारे पार्टनर्स में तो नहीं होना चाहिए, है ना। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अच्छा मतलब सिर्फ न्यू पार्टनर्स को के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। जनरल रिजर्व किसका? जनरल रिजर्व ऑल बैलेंस शीट में है, इसमें हिस्से किसका होना चाहिए? ओल्ड पार्टनर का होना चाहिए, पुराने पार्टनर्स का होना चाहिए। न्यू पार्टनर तो अभी अभी जस्ट ज्वाइन किया है तो उसका क्या हिस्सा, कोई हक है? कोई हक नहीं है। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी नहीं जाएगा। मतलब ले जाकर क्या न्यू पार्टनर को तो मिलना ही नहीं चाहिए। किसे मिलना चाहिए? पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैचिंग है। एक तरफ दिया हुआ है बेसिस ऑफ डिवेंचर्स और एक तरफ दिया हुआ है टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, मतलब टेन्योर के बेसिस पे कितने टाइप्स के डिवेंचर्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे कौन कौन से टाइप्स के डिवेंचर्स होते हैं, सिक्योरिटी के बेसिस पे कौन कौन से टाइप्स के डिवेंचर्स होते हैं, है ना। अगर बात करूँ सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के बेसिस पे दो टाइप्स के डिवेंचर होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड और एक होते हैं अनसिक्योर्ड। मैं लिख दूँ, सिक्योरिटी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो दो टाइप्स के डिवेंचर्स होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर और एक होते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर सिक्योर्ड डिवेंचर्स है, तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप ना ऑप्शन में चेक करो, सी का 4 कहीं है क्या, सी का 2 है यहाँ पर, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में सी का 3 दिया हुआ है, ये भी होगा नहीं। ऑप्शन सी में सी का 4 दिया हुआ है, ये हो सकता है। और ऑप्शन डी में सी का 1 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। क्या बच गया, ऑप्शन सी ही तो है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। आपको अगर एक भी पता है तो आप अपना दिमाग लगा करके आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। पार्टनर जब रिटायर होता है तो रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किससे करेंगे, हीज और हार शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए, उसके हिस्से का शेयर मिलना चाहिए, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल मिलना चाहिए, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स का जो गुडविल होगा उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। बताओ जी क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में फिर से समझा रहा हूँ। पार्टनर जब रिटायर होता है तो रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को किससे क्रेडिट करेंगे, यानी रिटायरिंग पार्टनर्स को क्या मिलेगा, हीज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल में उसका हिस्सा जो होगा वो मिलेगा, या फर्म का गुडविल जो होगा वो मिलेगा। एक बात बताओ, रिटायरिंग पार्टनर जब जा रहा है तो उसका जितना हिस्सा होगा, उसका जितना शेयर होगा वही ना मिलेगा जी। तो फर्म का गुडविल क्या उसको मिल जाएगा पूरा का पूरा, बिल्कुल नहीं, फर्म का गुडविल तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो फर्म का गुडविल तो नहीं मिलेगा। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स का जो गुडविल है उसका शेयर में हिस्सा मिलेगा। रिमेनिंग पार्टनर्स का गुडविल में हिस्सा क्यों लेगा भाई वो, है ना, तो ये भी नहीं होगा। हीज शेयर ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। अच्छा, कह रहा है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल में जो शेयर है वो मिलेगा, और जो रिमेनिंग पार्टनर का गुडविल में शेयर है वो भी मिलेगा, दोनों ही मिलेगा। नहीं भैया, दोनों ही तो नहीं मिलेगा, हाँ एक मिल सकता है। गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में जो शेयर है वो जरूर मिलेगा उसको, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, हीज और हार शेयर ऑफ गुडविल, यानी गुडविल में उसका जो शेयर है वो मिलेगा। जर्नल एंट्री टू बी पास्ड for unrecorded asset for preparing revaluation account at the time of retirement of partner will be। अच्छा, रिटायरमेंट के टाइम पे रिवेल्यूशन अकाउंट बनाया जाएगा, उस टाइम पे एक अनरिकॉर्डेड एसेट था। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा वो बताना है। अब देखो, ये एसेट अनरिकॉर्डेड है, इन लोगों का रिटायरमेंट और पार्टनर किया हुआ नहीं है, उनको भी ये समझ में आएगा, ध्यान से सुनना।
जब भी रिटायरमेंट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करने के लिए। ठीक है, तो एक एसेट्स था जो अनरिकॉर्डेड था, मतलब उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था। ठीक है, तो अब उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे। ठीक है, अब देखो एसेट्स अनरिकॉर्डेड था ना, अब इसको रिकॉर्ड करना मतलब क्या? एसेट का वैल्यू बढ़ गया, और एसेट का वैल्यू बढ़ता है ना। ऑफ कोर्स पहले रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड करना है ना, तो एसेट का वैल्यू क्या हुआ? बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो। मैं लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। अनरिकॉर्डेड एसेट था, मतलब एसेट पहले रिकॉर्ड नहीं था, अब उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंट में, तो क्या हुआ? अकाउंट में एसेट की वैल्यू बढ़ी ना, एसेट को रिकॉर्ड तो करना है ना। तो जब भी अनरिकॉर्डेड एसेट होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, यानी एसेट अकाउंट क्या हो गया? मेरा बढ़ गया, एसेट अकाउंट मेरा बढ़ गया, और एसेट अकाउंट बढ़ता है तो एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, और इस एसेट अकाउंट को रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो पहले आप देखो कि एसेट अकाउंट को डेबिट कहाँ कहाँ है। एसेट अकाउंट डेबिट ए, ऑप्शन ए में है। एसेट अकाउंट डेबिट ऑप्शन बी में है। ऑप्शन सी में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है, ऑप्शन डी में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये तो कट गया दोनों नीचे का, है ना। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो देंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ये ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पहले हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगला क्वेश्चन, फिर से मैचिंग आ गया, लो जी भाई। अच्छा, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में दिया हुआ है मेजर हेड, और लिस्ट 2 में दिया हुआ है सब हेड। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के अंदर में कौन सा आएगा जी? फिक्स एसेट्स के अंदर में आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ए का तो 3 कंफर्म हो गया, फिक्स एसेट के अंदर में आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो देखो भैया ए का 3 कहीं है, ए का 3 ए में तो नहीं है, तो ए तो कर गया, बी में है, सी में भी नहीं है, और डी में भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखा, एक मिल गया तो बाकी देखने का जरूरत ही नहीं है। आप लोग ऐसे एग्ज़ाम में टाइम बचा सकते हो, है ना। तो एग्ज़ाम में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा, टाइम बचाने का सोचना पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन, ये भी मैचिंग है भाइयों। कैश इक्विवेलेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अच्छा मैच करना है इसमें। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एक तरफ दिया हुआ इंटेरिम डिविडेंड पेड। अब देखो ये जो इंटेरिम डिविडेंड पेड है, ये क्या है? ये क्या कैश इक्विवेलेंट है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। पहले ना इनमें से आप देख लो, अगर कन्फ्यूजन होगा तो पहले आप सारे को रीड करके देख लो, और कोई एक कंफर्म हो जाओ। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, और इधर क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो ये तो मैं कंफर्म हूँ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो है ये होगा 4 में, है ना। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ये तो भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है कंफर्म। मैं आप लोगों को टेक्निक भी बताते जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे करना है क्या? डी का 4 कहीं है क्या? ऑप्शन ए में डी का 3 है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में एक डी का 4 है, ऑप्शन सी में डी का 1 है, तो ये तो कट गया। ऑप्शन डी में डी का 2 है, ये भी कट गया। अब देखो मेरा कंफर्म हो गया आंसर, ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट, बाकी देखने का ज़रूरत ही नहीं है।
At the time of retirement of a partner, remaining gaining partners should compensate the। अब क्वेश्चन क्या बोला कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे, यानी कोई पार्टनर रिटायर ले रहा है तो उस टाइम में क्या होता है, रिमेनिंग पार्टनर जो बच जाता है वो गेनिंग पार्टनर कहलाता है ना। क्योंकि जो पार्टनर रिटायर होता है वो अपना शेयर छोड़ करके जाता है ना। वो ओल्ड पार्टनर जो होता है वो आपस में शेयर करता है तो वो गेनिंग पार्टनर हो गया ना। ओल्ड पार्टनर गेनिंग पार्टनर्स कहलाता है। ठीक है। अब गेनिंग पार्टनर्स क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, जाहिर सी बात है। किसे कंपनसेट करेगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो, यानी गेनिंग पार्टनर जो सेक्रीफाइस करेगा उसे कंपनसेट करेगा, प्लस जो रिटायर हो रहा है ना, वो अपना शेयर छोड़कर जा रहा है ना बेचारा, तो उसे भी तो कंपनसेट करेगा। तो रिमेनिंग गेनिंग पार्टनर जो होगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर जा रहा है वो दोनों को कंपनसेट करेगा। तो ऑप्शन ए में क्या है, रिमेनिंग पार्टनर्स ओनली। रिमेनिंग पार्टनर्स को क्यों करेगा भाई, काट दो। हाँ, रिमेनिंग पार्टनर्स में अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे करेगा। रिटायरिंग पार्टनर्स ओनली, अच्छा रिटायरिंग पार्टनर्स को तो करेगा लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओनली लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है रिटायरिंग पार्टनर्स एज वेल एज रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव सेक्रीफाइस्ड। समझ में आया, यानी रिटायरिंग पार्टनर्स को और जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहा है उसे दोनों को ही कंपनसेट करेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9। If partner retires in the middle of the year, his her share of profit from the date of last balance sheet till the date of retirement will be transferred to। मतलब जब पार्टनर अगर ईयर के मिडिल में रिटायर हो रहा हो, कब, ईयर के मिडिल में। अब जाहिर सी बात है वो रिटायर हो रहा है तो उसके प्रॉफिट में जो भी शेयर होगा वो ले करके जाएगा, है ना। कब कब से कब तक का प्रॉफिट वो लेगा, लास्ट बैलेंस शीट जब बना होगा तब से, जब जिस डेट को वो रिटायर हो रहा है उस डेट तक का जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में जो भी उसका हिस्सा होगा, जो शेयर होगा वो लेकर के जाएगा। जाहिर सी बात है। अब सुनना, वो प्रॉफिट में शेयर लेकर के जाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अब प्रॉफिट डिक्रीज होगा, रिकॉर्ड तो करेंगे ना भैया, हम रिकॉर्ड किस में करेंगे, पी एंड एल अकाउंट में। अब पी एंड एल अकाउंट कब बनता है, ईयर का एंड में बनाते हैं हम लोग। हाँ, फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, ईयर का एंड में बनाते हैं। अब ये तो गया है ईयर का मिडिल में चला गया है, तो ईयर का मिडिल में ही क्या हम पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, नहीं। जब भी कोई ईयर का मिडिल में जाए तो उस समय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट जो भी कम हुआ है ना, जितना भी अमाउंट से प्रॉफिट कम होगा हम लोग पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। अच्छा, डेबिट में डालेंगे कि क्रेडिट में डालेंगे, प्रॉफिट कम हुआ है ना तो पी एंड एल क्या हो जाएगा मेरा, घटेगा, यानी डेबिट करेंगे। प्रॉफिट कम होगा तो डेबिट करेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, सिंपल। देखो भैया ऑप्शन ए में तो पी एंड एल अकाउंट है, ये तो होगा ही नहीं। अच्छा, ऑप्शन बी में है प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट, डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि प्रॉफिट क्या हो रहा है, फर्म का प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। If debentures are converted into equity shares, it is an। अगर डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश है, नो फ्लो ऑफ कैश है, आउटफ्लो ऑफ कैश है, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है।
सोचो यार, पहले डिवेंचर था, उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए, क्या कैश आया? क्या कैश गया? नहीं। तो ये क्या है? नो फ्लो ऑफ कैश। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखने से पहले, अगर वीडियो मज़ा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक कर देना यार, और कमेंट भर भर के करना। कमेंट भर भर के करना, लाइक भर भर के मत करना, लाइक एक बार ही करना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। टू, इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉट हैविंग पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो आप लोग एग्ज़ाम में करके आओगे, है ना। पहला क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होता है तो भैया इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? 6% मिलता है ना। तो ए का तो भैया 3 होगा, कंफर्म हो गया, है ना। देखो भैया, ए का 3 है ऑप्शन में। देखो, ऑप्शन ए तो मेरा कट गया पहले ही, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी मेरा कट गया, ऑप्शन डी में है। तो या तो बी होगा या तो डी होगा। आगे भी देखते हैं। अच्छा, सैलरी देखो, सैलरी देते हैं क्या हम लोग? सैलरी नहीं देते हैं। पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो सैलरी नहीं देते हैं। सी का 4 देखो भैया, सी का 4। बी वाले में तो सी का 2 है, तो ये तो कट गया। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। ऑप्शन डी सही है। ऑफ बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आसान है। एंड मनी रिसीव्ड, पहले क्या अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं हम लोग? दिया हुआ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स, अलॉटमेंट ड्यू होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर कॉल मनी ड्यू। इस क्वेश्चन में क्या करना है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के सीक्वेंस में करना है, यानी शेयर्स जो अलॉट होते हैं ना, उसका सीक्वेंस क्या है। तो पहले तो अलॉटमेंट मनी रिसीव तो करेंगे नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन बी, यानी इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स। पहले हम क्या करेंगे? इनवाइट करेंगे ना पब्लिक को कि भैया आओ मेरा शेयर परचेज करो, है क्या नहीं। तो पहले तो एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे, है ना, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। तो पहले क्या होगा? बी। देखो आप, बी में क्या है? बी है पहले। ये तो ई से स्टार्ट हो रहा है, ये तो गलत हो गया। ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी गलत हो गया। सी में बी है, डी तो कट गया। तो ऑप्शन सी देखो करेक्ट, है ना। पहला स्टेप मिला, मेरा आंसर मालूम चल गया। पहला आंसर मिला, आंसर मालूम चल गया। था ना इजी क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत गूगली क्वेश्चन था ये। मतलब पहले एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे, है ना, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, फिर शेयर कॉल मनी ड्यू होगा, फिर शेयर कॉल मनी रिसीव होगा। ऐसे ही चलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, बिल्कुल। ओहो, फिर से सीक्वेंस आ गया। देख रहे हो आप, दो दो सीक्वेंस लगातार दे रहे हैं एग्ज़ाम में, और बहुत ही सिंपल होते हैं ये क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। टाइप्स ऑफ कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स टू अकाउंट। अब भैया बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ता है, उसका सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? पहले तो ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखते हैं ना जी। पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखते हैं, जो कहाँ है? डी नंबर। ऑप्शन डी पहले होगा। डी पहले किस में है? बी वाले में है, देखो आप, बी वाले में है। ये तो कट गया पहले ही, ये भी कट गया, और ये भी कट गया। देखो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, मिल गया, है ना। पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखेंगे, फिर इशूड कैपिटल लिखेंगे,
है ना। फिर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप लिखते हैं, फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप लिखते हैं, है ना। और फिर लिखते हैं शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस। था ना इजी। इतना गूगली क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, आप लोग नहीं कर पाओगे? बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। यार आप लोग मेहनत करो, ज़रूर निकलेगा एग्ज़ाम। आप लोग बस मेहनत करो यार, है ना। और एग्ज़ाम में ध्यान से बनाना, हड़बड़ाना नहीं है। आप देखना आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाइल प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। चलो जी देखते हैं। दिया भाई डिडक्ट एक्सपेंसेस, पहले क्या एक्सपेंस डिडक्ट कर देंगे? अरे भैया एक्सपेंस डिडक्ट करेंगे किससे? कुछ तो होना चाहिए। बी में बोला है फाइंड आउट टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू कैसे निकलेगा? बाय एडिंग अदर इनकम्स टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर बोला है फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर बोला है डिडक्ट टैक्स, फिर कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पहले तो टोटल रिवेन्यू फाइंड आउट करेंगे ना जी। पहले तो हम रिवेन्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। अब इस रिवेन्यू से हम एक्सपेंस को माइनस करेंगे, यानी डिडक्ट एक्सपेंस, है ना। तो पहला क्या आएगा? पहला बी आएगा। बी देखो किस में है? ए में तो है नहीं, ये कट गया, है ना। डी में भी नहीं, ये कट गया। तो पहला रिवेन्यू, फिर हम एक्सपेंस को माइनस करेंगे, यानी ए। देखो ऑप्शन सी, ये तो कट गया, बी के बाद ए आना चाहिए, ए कट गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, है ना। चलो मैं पूरा बता देता हूँ। रिवेन्यू होगा, फिर एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो एक्सपेंस माइनस करने के बाद क्या आएगा मेरा? आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। अब इससे माइनस करेंगे टैक्स, तो मेरा आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। देखते ही देखते हम लोग 15 पर पहुंच गए। बताओ, इफ नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 50,000। एंड बिल्स रिसीवेबल हैव डिक्रीज बाय 10,000। और बोला बिल्स रिसीवेबल घट गया है। बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर, देन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। अगर आप लोगों को आता हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो नेट प्रॉफिट लिखते हैं 50,000। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल एसेट है ना, करेंट एसेट है। अब करेंट एसेट अगर डिक्रीज होता है तो हम ऐड करते हैं उसमें। तो इसमें ऐड कर दीजिए आप 10,000, तो आ गया 60,000। तो करेक्ट एक्शन ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 60,000। यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, यकीन मानो, है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भी कमेंट करो, अच्छा नहीं लग रहा हो अब तो भी कमेंट करो। कोई सजेशन अगर देना हो आपको तो भी कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 16। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स विल ऑलवेज शो अ डैश बैलेंस अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। भैया क्या होगा इसका? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। देखो, कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनता था, एक, है ना, फिक्स कैपिटल मेथड था और एक फ्लैक्चुएटिंग था। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करेगा? हमेशा
क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। रट लो इसे, आप रट लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Aman and Mohan, partners of firm, decide to dissolve the business on 31st March 22. The firm decided to pay realization expenses of ₹1000 on behalf of Mohan। ठीक है, अमन और मोहन दोनों पार्टनर्स थे। दोनों ने बिजनेस को डिसॉल्व करने का डिसाइड किया 31 मार्च 2022 को। फर्म ने डिसाइड किया कि रिलाइजेशन एक्सपेंस वो पे करेगा, कितने का, 1000 का, ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। मतलब ये कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बेयर करने का जिम्मेवारी था मोहन का, लेकिन पे किया किसने, फर्म ने। जिम्मेवारी किसका था, मोहन का, बट पे कर रहा है फर्म। अच्छा, यहाँ डेट क्यों दिया है ना, ऊपर ये लाइन क्यों दिया हुआ है कि अमन एंड मोहन पार्टनर्स है, दोनों ने बिजनेस को डिसॉल्व करने का। मोहन्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, अमन्स कैपिटल अकाउंट। अब खुद सोचो यार, आप किसी होटल में काम करते हो, ठीक है, आप कर नहीं रहे हो, बुरा मत मानना आप, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। और आपको पे करना था, आपका कोई खर्चा था, जो जिम्मेदारी आपकी बनती है पेमेंट करने का, लेकिन आपके बदले में आपके मालिक ने पेमेंट कर दिया। किसने पेमेंट किया, आपके मालिक ने पेमेंट किया। जिम्मेदारी किसकी, आपकी। अब बताओ यार, इतना बढ़िया मालिक आजकल मिलता है क्या। वो कहेगा कोई बात नहीं बेटा, आपके पास पैसे नहीं है, मैं कर दूंगा पेमेंट आपका, आप जाओ। ऐसा होता है क्या, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। वो मालिक क्या करेगा, आपके तनख्वाह से 1000 रुपया काट लेगा, है क्या नहीं, पे तो कर देगा, लेकिन बाद में वो आपके तनख्वाह से, आपके सैलरी से 1000 रुपया काट देगा। काटेगा या नहीं काटेगा, बताओ, कमेंट में ज़रूर बताना यार। तो यहाँ पर भी क्या करेगा, फर्म तो पे कर रही है, लेकिन फर्म क्या करेगी, मोहन के कैपिटल अकाउंट से काट लेगी, यानी कि मोहन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी। तो ऑप्शन बी क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। मज़ा आया हो यार तो लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कॉमन साइज एनालिसिस इज ऑल्सो नॉन एज, कॉमन साइज एनालिसिस को और किस नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। आंसर पता हो तो पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए। कॉमन साइज एनालिसिस को हम वर्टिकल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को और किस नाम से जानते हैं, अगर आप लोगों को मालूम है तो आप कमेंट करके बताइए। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब क्या था, वर्टिकल एनालिसिस। कॉमन साइज एनालिसिस का दूसरा नाम है वर्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईयरली इंटरेस्ट पेएबल ऑन 9% डिवेंचर्स, 10,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100। 10,000 डिवेंचर्स है, एक डिवेंचर्स का प्राइस कितना है, 100 रुपये। इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है ईयरली इंटरेस्ट कितना होगा, ईयरली इंटरेस्ट कितना होगा अगर 9% डिवेंचर इशू कर रहे हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। भैया सुन लेना, अगर हम कोई भी डिवेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू करते हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब 9% मत निकाल देना इस पे, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, नो इंटरेस्ट पेएबल। आप याद रखना, कोलेट्रल सिक्योरिटी, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी अगर डिवेंचर इशू होती है तो उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता।
ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इफ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर ₹1 lakh, an amount of bills receivable in the beginning and the end of the year 20,000 and 40,000 respectively। अच्छा, आप लोग ईमानदारी से बताना रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है। देन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विल बी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला है? 1 लाख। नेट प्रॉफिट कितना है ड्यूरिंग द ईयर? 1 लाख। और बिल्स रिसीवेबल बिगनिंग का कितना है? 20,000 और एंड का कितना है? 40,000। बिगनिंग का 20,000 क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या कि पहले बिगनिंग लिखा हुआ है ना तो बिगनिंग का 20,000 होगा, फिर एंड लिखा हुआ है ना तो एंड का 40,000 होगा। ये जो पहले वो पहले वाला, जो दूसरा वो दूसरे वाला। तो बिगनिंग कितना है? 20,000 और एंड कितना है? 40,000। तो मतलब क्या हुआ? बिल्स रिसीवेबल 20,000 से इंक्रीज हो गया ना। कितनी से इंक्रीज हो गया? 20,000 से बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो गया। तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है तो हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। तो हम 1 लाख से 20,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 80,000। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80,000।